नमस्कार। आप देख रहे हैं द शानदार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है और इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। रेसिडेंशियल का मतलब जहाँ पे रहा जाता है, यानी लोग रहते हैं। बिल्डिंग घर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ये टर्म समझना जरूरी है, क्योंकि इसी टर्म के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये चैप्टर चलेगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। इसी टर्म के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो चलेगा। तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। आप लोग को नेम से ये पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन, जरूर कुछ फीलिंग आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होना चाहिए। बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वही मीनिंग होगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। क्या सोच रहे होंगे, चलिए हम बताते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देंगे। तो यही जो प्रोसेस हुआ इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। सप्लाई करेंगे किसको? तो पावर सप्लाई जो एप्लियंसेज लगे होंगे घरों में, बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में या कहीं भी, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर सप्लाई दिया जाएगा, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर सप्लाई दिया जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होगा पूरा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। बात समझ में आया इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? अब इलेक्ट्रिफिकेशन का सेंस अलग अलग निकलता है। कैसे अलग अलग निकलता है, जरा इस बात को समझते हैं। आप सोचिए कि आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पहले क्या भारत में बिजली का इतना रिक्वायरमेंट था? रिक्वायरमेंट तो था, लेकिन क्या यूज हो रहा था, एप्लीकेशन था इतना? नहीं था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उस टाइम के कंपेयर में अभी इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं कंपेयर टू 200 ईयर प्रीवियस। यानी उससे पिछले 200 साल पिछले से अगर कंपेयर करें अभी का, तो हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम के कंपेयर में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है। तो एक टर्म जो इलेक्ट्रिफिकेशन है यहाँ पे ये होता है कि पहले के कंपेयर में अभी जो एनवायरनमेंट है या जो ज़रूरतें हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। पहले के कंपेयर में अब इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। एक और टर्म आता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि जैसे आप एग्जांपल समझिए कि पहले घरों में जो लाइट का अरेंजमेंट होता था वो किसके द्वारा होता था? या तो लैंप के द्वारा या कैंडल के द्वारा, यही सोर्सेस थे, आग जला करके। लेकिन क्या अभी ऐसा है? अभी हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लाइट बल्ब का यूज़ करते हैं, एलईडी का बल्ब यूज़ करते हैं, सीएफएल यूज़ करते हैं। तो एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी पहले के कंपेयर में अभी हम लोग क्या हो गए हैं, अभी क्या हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक से सप्लाई दे करके सोर्सेस को क्या किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सोर्सेस से या अदर सोर्सेस से यूज करके सप्लाई दिया जा रहा है। और पहले के कंपेयर में हमारा जो ज़रूरत है वो ज़्यादा ही क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के पर डिपेंडेंट हो गया है। यानी फिर से समझ रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन निकलता है, हम इस बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पहला टर्म तो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब हम लोग समझे, क्या समझे कि सिंपली जितने सारे इक्विपमेंट हैं उस इक्विपमेंट को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं सोर्स के रूप में, तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाएगा।
दूसरा टर्म हमने बताया कि पहले के कंपेयर में अभी जो एज चल रहा है यानी इरा चल रहा है, इसमें पहले के कंपेयर में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा हुआ है। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का टर्म किसी दूसरे पिछले वाले एज से कंपेयर किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। तीसरा टर्म बताया कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि पहले घरों में जो लैंप और कैंडल और आग जला करके रोशनी का यूज़ किया जाता था, आग जला करके कुछ भी तरीके से, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वही काम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं या काम को कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये तो पूरा यूनिवर्सल टर्म हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी हम लोग को पढ़ना है बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन, कि एक घर में, एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत जगहों पे होते हैं, इंडस्ट्री में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अलग अलग जगहों पे होते हैं। जैसे एक बात और हम लोग समझते हैं कि पहले जो वैन्स चलते थे वो किससे, पेट्रोल से, डीजल से, लेकिन अब किससे चलने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन है, बात याद रखिएगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यानी रहने वाले घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आई होप इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग को थोड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में समझना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है और इलेक्ट्रीफाइड किन किन इक्विपमेंट का होता है या क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में आप लोग ज़रा सोचिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, किस किस इक्विपमेंट के लिए करते हैं, ज़रा सोचिए, बताइए। सबसे पहले हम लोग किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बल्ब के लिए यानी लाइट के लिए, लाइट पर्पस के लिए, फिर फैन के लिए, हीटर के लिए, मिक्सर जो यूज़ होता है, और फ्रिजेज यूज़ होते हैं घर में। तो इन सारे इक्विपमेंट को ऑपरेट करवाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ही तो यूज़ करते हैं। तो हम एक इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और अगर हम लोग ये सब काम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कर रहे हैं तो वो कौन सा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब एक टर्म आता है यहाँ पे लोड, हम लोग को लोड समझना होगा, लोड क्या होता है। तो वो सारे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोड क्या होता है, वो सारे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं वो उसके लिए क्या कहलाएंगे, लोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लोड कहलाएंगे। अब जो इक्विपमेंट रेसिडेंशियल में यूज होगा वो रेसिडेंशियल लोड होगा, और जो इंडस्ट्री में यूज होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंडस्ट्रियल लोड हो जाएगा। बात समझ में, लोड क्या होता है। अब बताइए आप कि रेसिडेंस में यानी बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या लोड हो सकते हैं। फिर से वही टर्म आएगा, बल्ब होंगे, फैन होंगे, एग्जॉस्ट फैन होंगे, हीटर होंगे, फ्रिज होंगे, मिक्सर होंगे, टीवी होंगे। ये सारे तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, रेसिडेंशियल लोड है। अब इसी रेसिडेंशियल लोड को सप्लाई करने के लिए कैसे कैसे हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे, कैसे लोड कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका एस्टिमेटिंग करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, यही क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों, वो बात को हम थोड़ा समझते हैं। हम लोग को 5 यूनिट पढ़ने थे, जिसमें से हम लोग 2 यूनिट पहले पढ़ लिए। पहला कौन सा, पहला इंट्रोडक्शन था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और सेकेंड यूनिट पढ़े कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पोल से अपने घरों तक सप्लाई कैसे लाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पोल से हम लोग अपने घरों तक सप्लाई कैसे लाएंगे, यानी सर्विस कनेक्शन कैसे करते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। अब ये तीसरा यूनिट है रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसके बाद होगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग
इलेक्ट्रिफिकेशन या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाएगा, वहाँ पे क्या क्या लोड होंगे। हम ये बात बता रहे हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे पहले समझिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स का आते हैं। एग्जाम जो होता है एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स में से 20 मार्क्स होता है आपको ऑब्जेक्टिव, बचे कितने 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में से 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, यानी 20 मार्क्स हो गया। 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 10 दूना 20, कितने हो गए 40। अब जो आपको 30 नंबर का बचा, 30 नंबर का बचा वो सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक ही क्वेश्चन 30 नंबर का, और वो यही से होगा, इसी क्वेश्चन से होगा, इसी चैप्टर से होगा, या इसके बाद वाले चैप्टर से। कौन सा चैप्टर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो दोनों में सेम प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल में और रेसिडेंशियल में कुछ डिफरेंसेज हैं, वो हम लोग देखेंगे जब वो चैप्टर देखेंगे, तो बात समझ में होगा। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। तो ये वीडियो कहीं मिस नहीं कीजिए, आप पूरा का पूरा देखिए और हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि लोड, हमने समझा कि लोड क्या होता है। अब लोड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। लोड को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में। एक लाइट लोड होता है, लाइट लोड, और दूसरा पावर लोड। बात समझ रहे हैं, लाइट लोड और पावर लोड। जैसा कि नाम देख रहे हैं, लाइट, लाइट का मतलब बल्ब वाला लाइट नहीं, लाइट का मतलब यहाँ पे हल्का, और पावर का मतलब ज़्यादा। बात समझ रहे हैं, लाइट लोड और पावर लोड। अच्छा, लाइट लोड किसको बोलेंगे और पावर लोड किसको बोलेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। लाइट लोड बोलेंगे कि वैसा लोड, लोड का मतलब पहले ही बता चुके हैं, वैसा लोड जिसको ऑपरेट होने के लिए करंट रेटिंग क्या हो, कम मात्रा में जरूरी हो। करंट रेटिंग कहने का मतलब कितना, कम मात्रा में कितना हो सकता है, तो कम मात्रा में जब करंट रेटिंग 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से नीचे हो, जो लोड है उसको ऑपरेट होने के लिए अगर करंट का रेटिंग 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से कम हो, तब उस लोड को हम लोग कौन सा लोड में बोलेंगे, कौन सा लोड में, लाइट लोड में बोलेंगे। जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा, ऐसा कोई इक्विपमेंट है नहीं स्पेसिफाई, तो दूसरा पावर लोड किसको बोलेंगे। तो पावर लोड का जो रेटिंग है करंट का वो 15 एम्पियर है, या करंट रेटिंग 15 एम्पियर हो या 15 एम्पियर से ज़्यादा हो। बात समझिएगा, पावर लोड किसको बोलेंगे वो हम बात समझा रहे हैं। पावर लोड किसको बोलेंगे, तो वैसा इक्विपमेंट या वैसा लोड जिसको ऑपरेट होने के लिए करंट 15 एम्पियर हो, 15 यानी 15 एम्पियर हो या उससे अधिक हो, तब ऐसे इक्विपमेंट को या ऐसे लोड को कौन सा लोड बोला जाएगा, पावर लोड बोला जाएगा। तो अब हम बताते हैं कि लाइट लोड में कौन कौन से आएंगे और पावर लोड में कौन कौन से आएंगे। लाइट लोड में आता है फैन, जो फैन चलता है, दूसरा बल्ब, जो लैंप होते हैं, बल्ब, लैंप, उसके बाद 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट से जो भी इक्विपमेंट ऑपरेट होंगे, लाइट हो गए, फैन हो गए, और जितने छोटे सारे इक्विपमेंट होंगे जो जिसका करंट रेटिंग कितना होगा 5 एम्पियर होगा, तो वो लाइट लोड कहलाएंगे। पावर लोड में क्या होगा, पावर लोड में हो जाएगा टीवी, हीटर, मिक्सर, फ्रिज, ये सब का जो करंट रेटिंग होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 15 एम्पियर या इससे अधिक। तो इस लोड, पावर लोड में कौन कौन से आ जाएंगे, तो बड़े इक्विपमेंट, फ्रिज, टीवी, हीटर, मिक्सर, ये सब, मोटर। और लाइट लोड में फैन और लैंप, जनरली यही आते हैं, और भी जो छोटे इक्विपमेंट होंगे। तो ये था लाइट लोड और पावर लोड, ये तो शुरू है। अब हम लोग को इसमें समझना है कि हम लोग घरों में जब इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो जो बल्ब होंगे, फैन होंगे, या उसके लिए हम लोग वायर का कनेक्शन करेंगे। वायर का कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, यानी वायरिंग करेंगे, वायर का कनेक्शन वायरिंग ही कहलाता है। वायरिंग करेंगे तो वायरिंग का हाइट ग्राउंड लेवल से कितना होगा, एनर्जी मीटर का हाइट ग्राउंड लेवल से कितना होगा, फैन को फ्लोर से कितना हाइट होगा, और ऊपर से यानी सेलिंग से कितना हाइट होगा। ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए।
यानी इक्विपमेंट को घर में ऑपरेट करवाने के लिए, सप्लाई देने के लिए, ऐसे ही नहीं कि फैन को हम लोग नीचे ज़मीन पे रख दें और उसमें सप्लाई दे दें सीलिंग फैन को। उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं। वो क्या क्या हैं उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, और इसको रूल्स और रेगुलेशन जानने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डील करेंगे, जो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसको एक पार्ट या दो पार्ट में, इसमें दो क्वेश्चन 30 मार्क्स में दो टर्म करके दे देगा। एक बोल देगा कि एक घर का मैप दे दिया है और उसमें बता दिया है कि इतने बल्ब लगे हुए हैं और इतने फैन लगे हुए हैं, तो आप इसका वायरिंग डायग्राम बनाइए, एस्टिमेटिंग कीजिए, कॉस्टिंग कीजिए, पाइप डायग्राम बनाइए, इस तरीके से। तो पहले आपको लोड कैलकुलेशन के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, फिर टोटल लोड कितने होंगे, फिर आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए यानी जो शेड्यूल बनाना होगा उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, और उसी तरीके से लोड कनेक्शन के बाद डायग्राम के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से होंगे। तो इस डायग्राम को और कॉस्टिंग को, डायग्राम बनाने के लिए, कॉस्टिंग करने के लिए और लोड कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को जो टर्म होता है कि रूल्स और रेगुलेशन, वो सब करने के लिए हमको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होगा, उस रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन कितने हैं। उससे पहले हम इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहला रूल देखिए क्या है। ये सारे रूल हमने लिखे हैं, कुछ और रूल हैं उसको आगे देखते हैं। सबसे पहला रूल बताता है कि एनर्जी मीटर एंड मेन स्विच बोर्ड should be installed close to each other and near to main door। क्या बता रहा है कि जो एनर्जी मीटर और मेन स्विच बोर्ड होंगे, मेन स्विच बोर्ड में हम लोग बताए थे, वायरिंग पढ़े थे उस टाइम, बताए थे कि मेन स्विच बोर्ड में क्या आता है, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। तो ये वाला स्विच बोर्ड जो होगा, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच या ट्रिपल पोल स्विच 3 फेज के लिए, या सिंगल पोल स्विच, तो एनर्जी मीटर एंड मेन स्विच बोर्ड शुड बी इंस्टॉल्ड क्लोज टू ईच अदर। जो एनर्जी मीटर होगा और मेन स्विच बोर्ड होगा, दोनों को आसपास ही रखना है, यानी दोनों क्या हो, एक दूसरे के क्लोज हो, नज़दीक हो, और वो कहाँ पे हो, एनर्जी मीटर कहाँ पे हो, मेन डोर के पास ही हो। क्यों ऐसा होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी मीटर से रीडिंग लेने आता है, रीडिंग लेने, वो आसानी से बिना घर में जाए ही क्या करे, रीडिंग आसानी से ले सके। ये पहला रूल था। अगला रूल बता रहा है कि द पैलेस सेलेक्टेड फॉर एनर्जी मीटर शुड बी कवर्ड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन एंड मैकेनिकल डैमेजेस। क्या बता रहा है कि एनर्जी मीटर के लिए ऐसा प्लेस चूज करना है जहां पे पानी से उसको बचाया जा सके। कहाँ से बचा, किस चीज से बचा सके, पानी से बचाया जा सके, और मैकेनिकल डैमेज मतलब ऐसे जगहों पे नहीं रखे जहाँ पे इधर उधर काम हो रहा है और वो एनर्जी मीटर में लगे और टूट जाए। तो ऐसे जगह हमको नहीं चूज करना है जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी हो और रेन से एनर्जी मीटर क्या हो, खराब हो जाए। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल है एवरी सर्किट और एपरेटस शुड बी प्रोवाइडेड विथ सेपरेट स्विच। क्या बोल रहा है कि जितने सारे सर्किट होंगे, अगर एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सब सर्किट निकाले, दूसरा सब सर्किट निकाले, तीसरा सब सर्किट निकाले, तो हर एक सब सर्किट जो होगा या इक्विपमेंट यहाँ से डायरेक्टली दिए जा रहे हैं, वो बता रहा है विथ सेपरेट स्विच, सभी का अलग अलग स्विच होना चाहिए। एज वेल एज द सॉकेट आउटलेट आर टू बी कंट्रोल्ड बाय सेपरेट स्विच। क्या बोल रहा है कि जो सॉकेट आउटलेट क्या होता है, देखिए आप लोग देखे होंगे अपने घरों में, ये प्लग लगाते हैं, ऐसे प्लग को ही सॉकेट, ये प्लग लगाते हैं जिस इक्विपमेंट में लगाते हैं, जिस मटेरियल में, जिस डिवाइसेस में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट आउटलेट। तो बताइए इसमें कितने पिन हैं, 2 पिन। तो एक होता है 2 पिन सॉकेट आउटलेट, और एक देखे होंगे यहाँ 3 पिन सॉकेट आउटलेट। अब बोलिएगा 5 पिन सॉकेट आउटलेट भी देखे हैं, तो 5 पिन एक्चुअल में नहीं होता है, वो 2 पिन के लिए यूज करने के लिए लिया जाता है, इसी का नाम होता है 3 पिन सॉकेट आउटलेट। तो क्या बोल रहा है कि एज वेल एज द सॉकेट आउटलेट आर टू बी कंट्रोल्ड बाय सेपरेट स्विचेस।
जो सॉकेट आउटलेट इंस्टॉल किए जाएंगे बोर्ड में, उसके लिए भी हमको क्या एक पर्सनल उसका स्विच यूज करना होगा। और बता रहा है कि विच आर टू बी लोकेटेड एडजेसेंट टू इट, जहाँ पे सॉकेट आउटलेट लगाया जाएगा उसी के बगल में हमको क्या लगाना पड़ेगा, उसका स्विचेस भी यूज करना है, ऐसा रूल बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू पिन सॉकेट आउटलेट आर नॉट टू बी यूज्ड। बोल रहा है कि टू पिन जो सॉकेट आउटलेट है इसका यूज हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले ये बताया कि हमको टू पिन सॉकेट आउटलेट यूज नहीं करना है। आगे बोल रहा है ओनली 3 पिन सॉकेट आउटलेट आर टू बी यूज्ड, 3 पिन वाला सॉकेट आउटलेट यूज करना है। वेयर थर्ड टर्मिनल और अर्थ, इसमें जो थर्ड टर्मिनल होता है उसको क्या किया हुआ रहना चाहिए, अर्थ किया हुआ रहना चाहिए। अर्थ करने का मेन पर्पस होता है कि कहीं इक्विपमेंट में खराबी हो या बोर्ड में खराबी हो तो इससे कनेक्ट हो करके वो क्या हो, सप्लाई को अर्थ कर दे और शॉक ना लगे। सिंपली समझे तो शॉक से प्रिवेंशन के लिए ही ये अर्थ किया हुआ रहता है। अब ये क्यों किया हुआ रहता है और कैसे काम करता है, इसके लिए हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ ये समझिए कि जो अर्थ किया हुआ रहता है वो क्यों किया हुआ रहता है, तो शॉक से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर पावर सब सर्किट। हमने पहले ही बताया कि 2 प्रकार के होते हैं लोड, एक पावर लोड और एक लाइट लोड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15 एम्पियर का जो सॉकेट आउटलेट होगा उसको हम कौन से सब सर्किट में इंस्टॉल करेंगे, पावर सब सर्किट में इंस्टॉल करेंगे, या पावर सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। शुड बी इट्स ऑन फ्यूज, जिसका एक अपना फ्यूज होगा पर्सनल, किसका, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के लिए। अब बोलिए सॉकेट आउटलेट क्या होगा, तो सॉकेट आउटलेट यही होगा, लेकिन इसका जो रेटिंग होगा वह कितना होना चाहिए, 15 एम्पियर होना चाहिए या इससे ज़्यादा। नेक्स्ट बोल रहा है इन केस ऑफ 3 फेज 4 वायर इंस्टॉलेशन, कितना, 3 फेज 4 वायर इंस्टॉलेशन, द लोड शुड बी इक्वली डिवाइडेड ऑन ऑल 3 फेजेज। बता रहा है कि अगर आप 3 फेज का कनेक्शन करते हैं, RYB रेड, येलो और ब्लू तीनों फेजेस का आप यूज करते हैं, तो आपको हर एक फेज में बराबर बराबर लोडेड कनेक्ट करने होंगे। ऐसा नहीं कि एक फेज में हमने ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया और एक फेज में कम कर दिया। तो ऐसा करने से ट्रांसफार्मर पे लोड होता है, ज़्यादा लोड होता पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए क्या बोल रहा है कि आप तीनों फेजेज पे सप्लाई का जो लोड होगा वो इक्वल दीजिए, ऐसा बोल रहा है रूल। आगे हम लोग चलते हैं, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, each light sub circuit should not contain more than 10 point and wattage rating should not exceed from 800 watt। क्या बोल रहा है कि जो लाइट सर्किट बनाया जाएगा, अब बोलिएगा लाइट सर्किट क्या होता है, तो वो सर्किट जिसमें लाइट लोड कनेक्टेड हो। लाइट कहने का मतलब बल्ब नहीं, लाइट कहने का मतलब जिसका करंट रेटिंग उस सब सर्किट का कितना हो, 5 एम्पियर या उससे कम हो। हमने बताया कि लाइट लोड क्या होता है और पावर लोड क्या होता है। तो बोल रहा है कि जो लाइट सब सर्किट होंगे उसमें मैक्सिमम कितने इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 10, इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है। अगला बता रहा है कि उसका वाटेज रेटिंग, कितने वाट तक के इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अगर 10 इक्विपमेंट लगा रहे हैं तो उन सारे का अगर हम लोग वाटेज जोड़े, पावर का कंजम्पशन जोड़े, तो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगला दूसरा सब सर्किट के द्वारा हम लोग उसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही सब सर्किट में 50-60 इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं करवा देंगे। यही बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपको ढेर सारे बल्ब और स्विचेस, बल्ब और फैंस यूज़ करने हैं तो उसके लिए एक अलग अलग सब सर्किट बनाइए। एक सब सर्किट में मैक्सिमम कितना कनेक्ट कर सकते हैं, तो 10 वाट कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका रेटिंग कितना होना चाहिए, 800 वाट या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें बोल रहा है फॉर पावर सब सर्किट, पावर सब सर्किट के लिए क्या रूल है, तो पावर सब सर्किट में मैक्सिमम कितना हम लोग पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं, 2, और उसका वाटेज रेटिंग कितना होगा, 3000 वाट्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप मोटर या बड़ा कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं
तो आप मैक्सिमम कितना इक्विपमेंट एक सर्किट से इंस्टॉल कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो होगा कुछ नहीं, कहीं फॉल्ट होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी ये नियम बनाया गया है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला पॉइंट है, फॉर अ स्मॉल इंस्टॉलेशन कनेक्टेड टू सिंगल फेज 240 वोल्ट सप्लाई वुडन बोर्ड मस्ट बी यूज्ड एज मेन बोर्ड एंड सब सर्किट बोर्ड। इस पॉइंट को समझना है। अगर आप सप्लाई सिंगल फेज अगर छोटे घरों के लिए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, स्मॉल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो होता ये है, हम बताते हैं क्या होता है। ये टोका यहाँ से फंसाएगा, टोका फंसाने के बाद डायरेक्टली यहाँ से एक बल्ब ऑपरेट करवा दिया, फिर यहीं से दूसरा बल्ब ऑपरेट करवा दिया, यहीं से तीसरा फैन ऑपरेट करवा दिया। इस तरीके का होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए बता रहा है कि फॉर अ स्मॉल इंस्टॉलेशन, अगर छोटा होता है तो ऐसा किया जाता है, कर देते हैं लोग। इंस्टॉलेशन कनेक्टेड टू सिंगल फेज 240 वोल्ट सप्लाई वुडन बोर्ड मस्ट बी यूज्ड। हमको क्या करना है, हर हाल में, चाहे वो इंस्टॉलेशन छोटा हो या बड़ा हो, हमको जो सप्लाई ले जाना है वो वुडन पोल से होकर के ही ले जाना है। ऐसा नहीं कि एक ही टर्म वायर लाए और वहीं से काट कूट के बराबर कर दिए और वहीं से सप्लाई दे दिए, तो ऐसा नहीं बोल रहा है। बोर्ड मस्ट बी यूज टू मेन बोर्ड और सब सर्किट बोर्ड। ऐसा करने के लिए वो बता रहा है। आप अगर और सप्लाई लेना चाहते हैं तो यहाँ से सब सर्किट एक बनाइए और फिर इसके द्वारा सप्लाई लीजिए, चाहे कितना छोटा से भी छोटा इंस्टॉलेशन ना हो। बात समझ में आया है? नेक्स्ट पॉइंट, द मेटल सील्ड कंड्यूट एंड मेटल कवरिंग ऑफ ऑल करंट कैरिंग apparatus टू बी properly earthed to avoid electric shock due to failure of installation। क्या बोल रहा है कि मेटल सीथ्ड, आप हमने वायरिंग में बताया कि कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं, वहाँ पे बताया कि मेटल सीथ्ड क्या होता है। तो एक केबल होता है जिसपे मेटल एक सीथ्ड का क्या होता है, लेयर लगा हुआ रहता है। तो वो बोल रहा है कि मेटल सीथ्ड या कंड्यूट भी बताए थे हम। कंड्यूट लोहे का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। कंड्यूट एंड मेटल कवरिंग ऑल करंट कैरिंग apparatus, जितने करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे जो मेटल का यूज वहाँ पे हुआ होगा, तो बोल रहा है कि टू बी प्रॉपरली अर्थड, उसको क्या करना है, हर हाल में अर्थ करना है। क्यों अर्थ करना है? तो फिर से वही टर्म आता है, एवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज करंट और फेल्यूर ऑफ इंस्टॉलेशन। बाय द वे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फेल्यूर वही हुआ, तो इंस्टॉलेशन शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी को शॉक ना लगे। जैसे ये वायर जा रहा है और ये मेटल का है, इसके अंदर ये एक केबल है और ये ऊपर मेटल का है, बाय द वे अंदर शॉर्ट सर्किट हो और ये इसमें सप्लाई आ जाए तो क्या होगा, अगर टच करेंगे तो शॉक लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको हम लोग पहले क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो जो भी यहाँ से सप्लाई आएंगे, करंट आएंगे, वो अर्थ हो जाएंगे और शॉक लगने से बचा जा सकता है। लीकेज करंट क्या होता है? तो लीकेज करंट कैपेसिटेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू करता है मीडियम को ब्रेक करके, तो वो टर्म आता है लीकेज करंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वायर एंड केबल शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रेटिंग, ऑल्सो अर्थ वायर। देखिए बोल रहा है कि जो वायर और केबल हमको कनेक्ट करना है वो रेटिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है, करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग करना है, वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। ऐसा नहीं है कि 5 एम्पियर का करंट ले जाना है, ऑपरेट करवाना है और हमने लगा दिया 2 एम्पियर वाला वायर। बिल्कुल काम करेगा लेकिन कब खराब हो जाएगा कोई पता नहीं। 5 एम्पियर का करंट रेटिंग का इक्विपमेंट यूज़ करना है, उसके लिए हम लोग वायर लगा दिए 50 एम्पियर का, तो कोई फ़ायदा, पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो यही बोल रहा है कि रेटिंग के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वायर चूज करना है। यहाँ तक कि जो अर्थ वायर यूज करना है। अब जो केबल है और वायर है, इसका रेटिंग तो करंट से होता है, लेकिन अर्थ वायर का रेटिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज के अकॉर्डिंग होता है। तो 14 SWG का और 8 SWG का हमने बताया था कि 8 SWG का बेयर कंडक्टर के रूप में यूज होता है, प्रीवियस लेसन में हमने बताया था। और अर्थ कंडक्टर के रूप में जो यहाँ पे यूज होगा वो किस चीज़ का, कितना SWG का होगा, SWI का होगा, कितना का होगा, 14 SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइट ऑफ मेन स्विच बोर्ड एज वेल एज मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी
1.5 मीटर एबव फ्रॉम द फ्लोर लेवल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वायरिंग के लिए कि फ्लोर लेवल से जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा या एनर्जी मीटर होगा वो कितना हाइट पे लगाया जाएगा, कितना हाइट पे लगाया जाएगा, तो 1.5 मीटर पे लगाया जाएगा। बात समझिएगा। जो बल्ब होंगे, बल्ब और फैन, उसका हाइट अलग होता है। यहाँ पे जो मीटर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसका हाइट कितना होना चाहिए, फ्लोर लेवल से 1.5। एक लास्ट पॉइंट छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बल्ब और फैन कितने हाइट पे इंस्टॉल्ड होंगे। तो अगला पॉइंट है 12 पॉइंट कि बल्ब एंड फैंस आर इंस्टॉल्ड एट 2.75 to 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। क्या बोल रहा है कि जो बल्ब होंगे या लैंप होंगे और फैन होंगे आर इंस्टॉल्ड एट 2.5 to 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 2 मीटर, 2.5 से 5 मीटर या 3 मीटर, इन्हीं के बीच में बल्ब और जो फैन होंगे वो इंस्टॉल्ड होंगे। ये तो नीचे से हाइट हो गया। और जो क्या बोलते हैं बल्ब का ये वायरिंग, जो वायरिंग होता है, जैसे वायर का हम लोग कनेक्शन करेंगे उसका हाइट भी कितना होता है, 2.75 पे ही किया जाता है और 2.5 पे भी इंस्टॉलेशन किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो वायर का कनेक्शन होगा हम लिख ही देते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वायर आर इंस्टॉल्ड at height from ground level is 2.5 मीटर और 2.75 मीटर। क्या बोल रहा है कि जो वायर, जैसे बल्ब को ऑपरेट करवाने के लिए वायर का कनेक्शन किया जाता है ना, तो उस वायर का जो हाइट होगा ग्राउंड लेवल से वो कितना होना चाहिए, या तो 2.5 मीटर या 2.75 मीटर होना चाहिए। दूसरा बता रहा है, हम यहाँ पे आ रहे थे, बल्ब और फैन का जो हाइट होता है वो कितना होता है, 2.75 to 3 मीटर। ये तो ग्राउंड लेवल से हाइट हुआ और बल्ब का ग्राउंड लेवल से ही मापा जाएगा। लेकिन फैन का हाइट ऊपर से मापा जाता है, तो ऊपर से कितना होना चाहिए, ऊपर से 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए। किसका, फैन का। मतलब ये अगर फ्लोर है तो यहाँ से कितना हाइट पे नीचे होगा, ये जो फैन होगा कितना, 0.5 मीटर नीचे होना चाहिए। ये था कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वायरिंग कैसे किया जाएगा, इसमें कैसे लोड कैलकुलेट किया जाएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।